हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मेरे चैनल पे आती है कमेंट चर्चा की वीडियो। ये एक मेरी ऐसी सीरीज़ है जिसमें मैं आप लोगों के भेजे गए कमेंट्स पे चर्चा करती हूं। मतलब आप मुझे कमेंट में कुछ भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाके अपना सवाल आप मुझे लिख देना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कॉमेंट चर्चा की, उसमें हो सकता है आपका सवाल भी पिक हो जाए। यहाँ पे कुछ कॉमेंट्स हैं मेरे पास जिसपे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास। हेलो शिवानी दीदी, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट Q&A। माय क्वेश्चन इज इट सेफ टू गो ऑन क्लोथिंग फ्री बीच? प्लीज़ रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। मुझे नहीं पता अगर इंडिया में इस तरीके के बीच वगैरह हैं या नहीं। बाहर की कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, हाँ मैंने सुना है इस तरीके के बीच होते हैं, लेकिन ऐसे बीचेस पे कम्प्लीटली क्लोथलेस जाना कितना सेफ़ है या नहीं वो तो आपके खुद के हाथ में है। और आप कहीं भी ऐसे नहीं सोच सकते कि हम कम्प्लीटली सेफ़ होंगे। मीन्स कोई भी आपका वीडियो या कैमरा से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। इफ़ यू आर नॉट ओके कि कोई आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करे, पिक्चर करे, सो मे बी यू शुड अवॉइड दैट और अपना क्लॉथलेस वाला जो आपका सीन है वो आप अपने घर तक ही सीमित रखें तो ज़्यादा सही है। मैंने अपने चैनल पे इसके बारे में एक वीडियो भी बना रखी है कि अपने घर पे न्यूडिज़म अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्या उसके सेफ़ तरीके हैं कि आप दूसरों को भी डिस्टर्ब ना करें और आप भी इंजॉय कर पाएँ इस चीज़ को। सो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन पे प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। हाय दी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें हमारे पुराने प्यार के पास जाना चाहिए, और यस तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं? आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपको साथ दोबारा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब जब आप दोनों साथ में आना चाहते हैं वापस, तो क्या दोनों की तरफ से इक्वली ये मतलब चाह है कि हाँ हम साथ में हों और पिछली बारी जो चीज़ भी हुई अब वो दोबारा नहीं होंगी? क्या ये बात का आपको श्योरिटी है या नहीं है? तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स रही थी रिलेशनशिप में, ब्रेकअप क्यों हुआ था, वो सिचुएशन अगर दोबारा क्रिएट होती हैं तो अब उसको आप कैसे हैंडल करोगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अपने दिमाग में आप सोचिए और अपने पार्टनर से भी इस बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में ज़रा सा भी डाउट है अपने फ्यूचर को लेके या ये चीज़ को लेके कि दोबारा से वही सारी चीज़ें ना हो, सो मैं तो कहूँगी कि थोड़ा सा बचना ही चाहिए, क्योंकि एक रीज़न था कि वो रिलेशनशिप नहीं चल पाया और अगर वो रीज़न अभी भी है तो कोई चांस नहीं है कि आगे भी वो वर्कआउट करे। हो सकता है आप कहीं और शायद बेटर पार्टनर ढूंढ सकते हो और वो वाला चांस भी आप मिस कर दो। एक ही रिलेशनशिप में बार बार उसे चांस देते देते, मैं ये नहीं कह रही कि चांस नहीं देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें इमोशनल लेवल को अलग रख के थोड़ा प्रैक्टिकल वे में भी थोड़ा सा कभी कभी सोचना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए कि मेरे साथ आगे फिर से वही सब चीज़ें ना हो, मैं हर्ट ना हूँ। अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा कभी कभी प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी दी, क्या कॉन्डोम पहनकर मैस्टरबेट कर सकते हैं? रिप्लाई प्लीज़। देखिए, ज़रूरत क्या है इस चीज़ को करने की? मतलब कॉन्डोम इंसान पहनता है, एक उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसलिए या तो वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से बचना चाहता है या फिर वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहते, इसलिए मैस्टरबेशन में कॉन्डोम का तो क्या ही यूज़ है? आई डोंट गेट योर क्वेश्चन। और मैं बोलूँगी कि क्यों ही करना है, ज़रूरत क्या है? नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। यदि वाइफ सेक्स नहीं करने देती है, पति पत्नी के बीच 5-6 महीने में एक बार सेक्स होता है, तो कहीं वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं, कहीं वो किसी और के साथ सेक्स तो नहीं कर रही, कैसे पता करें? क्योंकि आपको श्योरिटी ही नहीं है कि वाइफ क्यों नहीं कर रही, तो हो सकता है आपके मन में कुछ भी रीज़न आ रहे हैं, जबकि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि एक वाइफ आपको मना कर रही है। पहला रीज़न हो सकता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हो। तीसरा, आप दोनों के बीच में उतना ज़्यादा अभी बॉन्ड नहीं है। कई बार होता है ना कि हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, शादी के कई साल निकल जाते हैं और एक वो थोड़ा सा ना इंटरेस्ट लूज़ होने
लग जाता है, जिम्मेदारियां आ गई, स्ट्रेस हो गया, अगर आपके बच्चे हैं तो थोड़ा सा बच्चों पे भी फोकस चला जाता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपके बीच में जो एक स्पार्क होता है, एक वो अट्रैक्शन होती है जो एक दूसरे के प्रति आप फील करते हो, तो वो लूज होने लगती है धीरे धीरे। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि उनका अंदर से मन ही ना करता हो, और ये बहुत सारी फीमेल को होता है, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते ऐसा होता है। तो मैंने इस पे ना अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, मैं यहाँ पे उसका लिंक दे रही हूँ, आप इसे अच्छे से देखिए। मैंने इसमें बताया भी है कि क्या चीज़ करके वाइफ को दोबारा से इंटरेस्ट में लाया जा सकता है। तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा और आप धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए। नॉर्मली भी अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, एक रोमांस को लाइए अपनी लाइफ में, इंटीमेसी को लाइए, तो धीरे धीरे करके वहाँ पे भी आप दोबारा से वो बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाय सिस, मेरा शादी एक बार कैंसिल हो गया है शादी से पहले ही, तो जब नेक्स्ट टाइम शादी लगने पर ये मेरा फर्स्ट टाइम शादी कैंसिल को पार्टनर से बोलना सही रहेगा या नहीं, और अगर बोलना सही रहेगा तो कब बोलना सही रहेगा? देखिए, जब आपका कोर्टशिप का टाइम होता है ना, जैसे कि शादी फिक्स हो गई, उसके बाद से लेके शादी तक का बीच का टाइम, उस टाइम पे आप बोल सकते हैं, या फिर आप कंप्लीटली एकदम ऑनेस्ट रहना चाहते हैं तो फर्स्ट मीटिंग में भी बोल सकते हैं। और आपको ऐसे में बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहिए और बताना चाहिए रीज़न कि क्यों वो फर्स्ट शादी कैंसिल हुई थी। और कहीं ना कहीं इससे ना आप एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं दोनों के बीच में। इस कमेंट पे एक रिप्लाई था जिसमें उन्होंने लिखा था कि पिछली बातों को छोड़ दो और अब आगे बढ़ो। हाँ, ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अगर आपकी शादी का टूटना बहुत लोगों को पता है, लाइक आपकी रिश्तेदारी में पता है, आस पड़ोस में पता है, तो वाइफ को एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा या उसके घर वालों को पता चल जाएगा, और फिर वो आपको एज अ चीटर जैसी नज़रों से देखेंगे कि आपने धोखा दिया है, धोखे से शादी करी है। और कहीं ना कहीं उनको भी फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि अगर ये एक बात छुपा रहा है तो हम भी दो बातें छुपा सकते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहेंगे तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं आप ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैंने तो अपनी तरफ से सब सच सच बता दिया, और अब तुम्हें भी कुछ मुझसे शेयर करना है, कुछ बताना है जो मुझे पता होना चाहिए, तो तुम भी बता दो। तो हो सकता है इससे वाइफ को भी एनकरेजमेंट मिले कि अगर उनकी लाइफ में भी कभी कुछ ऐसा रहा है, कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, या और कोई भी ऐसी बात है जो पहले थोड़ा सा वो झिझक रही हूँ आपको बताने में, तो हो सकता है वो भी ऐसे में खुल के आपसे अपनी चीज़ें शेयर कर पाएँ। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, यू लुक सो क्यूट एनीवे, इज वाटरी सीमन कैन मेक प्रेग्नेंट? Whenever I put my sperm, it never go inside the vagina, so is there any problem of that? देखो, जो सीमन होता है वो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वजाइना के अंदर जाके एकदम वो सोक हो जाएगा। जैसे कि होता है ना कि कुछ पानी फैल गया और हमने एक कपड़ा रख दिया और वो सोक कर लिया। आजकल ऐसे ऐड चल रहे हैं कि इस तरीके के कपड़े कुछ आते हैं कि एकदम आप रख दो और वो सोक हो जाए, या स्पंज जैसे। तो ऐसा नहीं होता है। जो आपका सीमन है उसमें स्पर्म जो है वो बहुत ही ऐसे होते हैं कि आप देख भी नहीं सकते, और एक बूंद में भी लाइक बहुत सारे थाउजेंड्स में स्पर्म हो सकते हैं। तो वो वैसे ही बहुत तेज़ी से अंदर चले जाते हैं, प्रेगनेंसी उससे हो सकती है। और बाद में जो बाकी का बचा हुआ जैसे लिक्विडी पार्ट है, जो और चीज़ें होती हैं सीमन में, वो सब बाहर वैसे भी आ ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। बाकी फिर भी आपको डाउट है तो आप अपने सीमन की जाँच करा सकते हैं, जहाँ पर अपना स्पर्म काउंट वगैरह चेक करा सकते हैं वो ठीक ठाक रेंज में है या नहीं प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। क्या वाइफ सेक्स को एज अ वेपन यूज़ कर सकती है या करती है अपना काम करवाने के लिए, कि जब वो काम करेंगे वाइफ के तभी वो सेक्स करने देगी? ये तो बहुत ही तुच्छ मानसिकता वाली वाइफ ही कोई होगी जो ऐसा करती होगी। मतलब वाइफ और हस्बैंड का जो एक रिलेशनशिप प्योर होना चाहिए, जहाँ ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अपनी चीज़ें हमें रखनी चाहिए कि मैं ये आपसे चाहती हूँ, और वो हस्बैंड को फॉलो करना चाहिए कि चलो मैं अपनी तरफ से दो चीज़ें कर रहा हूँ, वाइफ अपनी तरफ से दो चीज़ें करेगी, और ऐसे हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएंगे। ऐसे में अगर आप उनको धमकी, ये तो धमकी ही हो गई ना कि तुमको नहीं मिलेगा जब तक तुमने ये नहीं किया। तो और ऐसा तो है नहीं कि मतलब हस्बैंड की ही ज़रूरत होती है सेक्स करना, मतलब दोनों तरफ से ही ये चीज़ होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि वाइफ ने कुछ बहुत ही ऐसा उपकार कर दिया हस्बैंड पे सेक्स करके, तो ऐसी कुछ बात नहीं होती। वाइफ का भी, जो फीमेल होती हैं उनका भी इक्वली मन करता है ये करने को। कई बार तो फीमेल्स में इच्छा और ज़्यादा होती है मेंस के कंपैरेटिवली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वाइफ ऐसा करती होंगी या करना चाहिए। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ लगती है कि आपके रिश्ते को ये वीक कर रही है स्ट्रॉन्ग करने के बजाय। अगर आपकी कोई डिमांड है आपके हस्बैंड से, आप खुल के
उनसे बात करिए और बोलिए कि ये चीज़ें मैं चाहती हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे, और बदले में आप भी मुझे बताओ कि आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ओपन कम्युनिकेशन करके हम अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हैं, ना कि इस तरीके से ब्लैकमेल करके। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। डी, हमें आपसे ये पूछना है कि जो चीज़ें हमें नहीं मिलने वाली हैं लाइफ में, तो क्या हमें उस इंसान या उस थिंग से मूव ऑन धीरे धीरे कर जाना सही है, या आप अपने कोई भी एडवाइस या सजेशन दीजिए आप। देखिए, थिंग्स तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमारा कोई एम हम बनाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक दिन जाके ऑडी ख़रीदनी है, या मुझे कोई महंगा बैग ख़रीदना है, या और कुछ भी हम एम बना सकते हैं अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे हम उसके टुवर्ड्स हम मेहनत करते हैं। और कभी कभी हम अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, फॉर एग्जांपल हम ऑडी नहीं ख़रीद पा रहे, तो हम उससे नीचे की कोई अगर गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार ये भी एक तरह की अचीवमेंट है, तो हम नीचे थोड़ा सा सेटल डाउन अपने आप को कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका चॉइस है कि मुझे 2 लाख का बैग खरीदना है कोई, तो कई बार होता है कि लाइफ में जब आप थोड़ा सा मैच्योर होते हो, जब चीज़ें समझते हो कि यार बहुत मेहनत से मैंने ये पैसा कमाया है, तो 2 लाख ना सही मैं 20,000 का बैग खरीदूंगी, मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगी। तो इस तरीके से हमारी जो थिंकिंग है वो टाइम के साथ चेंज होती है। अब बात करें अगर इंसान की, तो देखिए ऐसा इंसान के प्यार में अगर आप हैं कि आपको पता है इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, वो दूसरा जो इंसान है वो शायद किसी और को प्यार करता है, या वो कमिटेड है कहीं और, या वो आपसे मूव ऑन कर चुका है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में तो मैं आपको बोलूँगी कि डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए, और आपको अपने बारे में थोड़ा सा तो सोचना चाहिए कि मेरी खुशी किस चीज़ में है, मेरा फ्यूचर किस चीज़ में है। अपने फ्यूचर पे आप फोकस कीजिए, एंड डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में आपको मूव ऑन करना ही चाहिए। मेरी इस पे ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, जो कि शायद आपको थोड़ी सी हेल्प कर पाए कि मूव ऑन अपनी लाइफ में आप कैसे करें, तो मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगी, आप इसे देख लेना। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। Hello ma'am, considering me as your student, my query is one of my school friend has been doing endless political debate on social media since last 4 months. I earlier said him, तू तेरी जगह गुरु हो और मैं मेरी जगह गुरु हूँ शायद आप लिखना चाहते हैं। हमें इस डिबेट में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बट आफ्टर सम डेज ही अगेन स्टार्टेड डूइंग डिबेट। आई नीड योर एडवाइस टू रिप्लाई हिम इन सच अ वे दैट सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बेस्ट रिप्लाई ये है कि नो रिप्लाई, जस्ट इग्नोर हिम। कई बार लोगों को सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है, उनको मज़ा आता है इस तरीके की फालतू डिबेट करके। शायद उनकी लाइफ में कोई थ्रिल नहीं चल रहा होता है और वो सोशल मीडिया पे डिबेट करके या लंबे लंबे ऐसे मैसेजेस करेंगे अपोज करते हुए किसी को, और उसमें उनको थ्रिल मिलता है। सो किसी और के थ्रिल के लिए आपको अपना मेंटल पीस, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पे आके वो कमेंट करते हैं, सो आपके पास ऑप्शन है उसका रिप्लाई ही मत करो। ज़्यादा बॉदर कर रहा है अगर आपको वो कमेंट, तो आप उसे सिंपली डिलीट कर दो। और अगर आप उनके सोशल मीडिया पर जाके कुछ कमेंट कर रहे हो तो उसे करना बंद कर दो। वो कुछ भी पोस्ट करें, जस्ट डोंट रिएक्ट। और अगर उनका पोस्ट आपको बॉदर करता है, आपके अंदर से ऐसा आता है कि नहीं ये क्या ही बोल रहा है, मुझे तो रिप्लाई करना ही पड़ेगा, मतलब कुछ भी बोलता है ये, ऐसा आता है कभी कभी हमारे अंदर से, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि ऐसे लोगों को अनफ्रेंड कर दो, अनफॉलो कर दो। और कभी वो आता है ना सामने से ये पूछ के कि अरे यार तूने तो मुझे अनफ्रेंड कर दिया, अनफॉलो कर दिया, तो आप सिंपली उन्हें जवाब दे सकते हो कि यार जो तेरे पोस्ट होते हैं मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता, और मैं तुझे एज अ फ्रेंड रखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि दो इंसानों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं चीज़ों पे। सो इसलिए क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप भी ख़त्म ना हो और मैं तेरे साथ डिबेट में ना पढ़ूँ, इसलिए मैंने तुझे अनफ्रेंड किया है। इससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा, और फिर भी उसे बुरा लगता है और वो चाहता है कि आप उससे डिबेट करो ही करो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो आपका एक सच्चा फ्रेंड है। उसको सिर्फ यही थ्रिल करना है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को हमें परेशान देख के, ट्रबल्ड देख के मज़ा आता है। होते हैं यार ऐसे सैडिस्टिक लोग कुछ, मैं ये नहीं कह रही आपका फ्रेंड भी है ही ऐसा, लेकिन कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जानबूझ के हमें ट्रबल करते हैं, हमें पिन मारते हैं, हमें ताने देते हैं, और फिर जब वो हमारी सिचुएशन देखते हैं ना कि हमें इस चीज़ से बुरा लग रहा है या हम आगे से 4 बातें उसके जवाब में बोल रहे हैं, तो उनको उस चीज़ में मज़ा आता है कि अरे मैंने तो एक बात कही और देखो कैसे तिल मिला गया। ये उनको सैडिस्टिक फीलिंग होती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है उसको ये थ्रिल प्रोवाइड करने की, आप सिंपली इससे मना कर सकते हो। आई डोंट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस, जस्ट सिंपली इग्नोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
टेल अबाउट आर्मपिट फैटिश, इज इट नॉर्मल? हाँ जी, आर्मपिट फैटिश होती है कुछ लोगों को एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और कई बार लोग अपनी फैटिश में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, तो हमें अपनी एक बाउंड्री पता होनी चाहिए, अपना दायरा पता होना चाहिए कि हम उसको क्रॉस ना करें जस्ट बिकॉज कि हमें किसी चीज़ की फैटिश है या हमारी फैंटेसी है। हम दूसरों को प्रेशराइज करते हैं, लाइक अपने पार्टनर को, गर्लफ्रेंड को, कि नहीं तुम्हें ये फॉलो करना ही पड़ेगा, या उस फैटिश की सीख में और करते हैं ना कुछ लोग, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, कि क्राइम तक कर देते हैं कुछ लोग ऐसी फैटिश के पीछे। तो हमें उस दायरे को क्रॉस नहीं करना है। और ये दायरा हम कैसे डिसाइड करेंगे अपने लिए, इस पे मैंने अलग से बात की हुई है। चाहे आपकी कोई भी फैंटेसी हो, उस फैंटेसी को आपको बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं लेके जाना है, अपने दायरे में रहना है। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ आपको लिंक इसका, इसे ज़रूर से देखिएगा। अगर आपकी कोई भी फैंटेसी है आप उसे रख सकते हैं, अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें अपने लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाई हूँ। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। सुपर थैंक्स पे आप मुझे कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे व्लॉग चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगेन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं पिन कॉमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ढेर सारे कॉमेंट करते रहिए ताकि हम इस सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।